Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear students, in this class we shall continue with the remaining parts of the lesson which we read in the previous class, and its name was A Child is Born. You must be remembering, by German an Australian writer. So German Greer. So प्यारे बच्चों, इस कक्षा में हम कंटिन्यू करेंगे पिछली कक्षा में जो पाठ शुरू किए थे, जिसका नाम था अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके लेखक ऑस्ट्रेलिया मूल की रहने वाली हैं और उनका नाम जर्मन ग्रियर है. सो जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, you can understand that this lesson is all about childbirth and the fanfare, the kind of celebration which is related with childbirth in the Western society and in the Eastern society. तो लेखिका इस पाठ में हमें यही समझाने की कोशिश कर रही हैं, समझाने का प्रयास कर रही हैं कि पश्चिम के समाज में एक बच्चे का जन्म, उसको लोग किस तरह से लेते हैं, उसको लोग किस तरह से देखते हैं, और पूरब के समाज में यानी हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में एक बच्चे का जन्म किस तरह से एक उत्सव का रूप ले लेती है. यही डिस्टिंक्शन, यही अंतर लेखिका पूरे पाठ में समझाना चाह रही हैं. सो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. One of the greatest difficulties in the way of feminists who are not chauvinistic, mark this word children, आप इस शब्द पर गौर करें. दो शब्द आया इस पहली लाइन में, फेमिनिस्ट्स. तो फेमिनिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि फेमिनिस्ट इज समवन who talks about the equal rights and opportunities for women in society. स्त्री का समान अधिकार हो, उनको पुरुष के बराबर समान अवसर मिलें. तो इस अवसर और अधिकार की बात जो लोग करते हैं वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं. सो फेमिनिस्ट कैन बी अ मैन ऑल्सो, कैन बी अ वुमेन ऑल्सो. तो दोनों, तो द ऑथर इज अ फेमिनिस्ट राइटर. और दूसरा जो वर्ड आया शॉविनिस्टिक या शॉविनिस्ट, शॉविनिस्टिक है तो शॉविनिस्ट से बना है. इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, शॉविनिस्टिक. तो शॉविनिस्टिक का मतलब ये होता है कि व्हेन यू गिव नो लॉट ऑफ अननेसेसरी इम्पोर्टेंस टू योर ओन बीइंग, टू योर ओन कल्चर, दैट इज कॉल्ड शॉविनिस्टिक. अतिशय लगाव जब आपको खुद से हो जाए, अपनी चीज़ों से हो जाए, अपनी संस्कृति से हो जाए, तो अतिशय लगाव जो है वह, उसे आप शॉविनिस्टिक कर सकते हैं. और यह नेगेटिविटी में जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अति होना वह फ़ायदेमंद नहीं है. आपने इस लाइन को भी सुना होगा कि अति सर्वत्र वर्जित. किसी भी चीज़ का अति होना ठीक नहीं. सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट्स who are not chauvinistic and want to learn from women who still live within a female society is the tendency of those women who withdraw into silent opposition when participating in international fora conducted in languages which they cannot speak with fluency. Women officials of the Sudanese government told me that they had given up going to international conferences, even though the trips were a tremendous treat, because they were tired of being told about their own lives instead of being consulted. So, यहाँ लेखिका हमें कह रही हैं कि one of the greatest difficulties in the way of feminists who are not chauvinistic, ऐसे feminist जो chauvinistic नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है. एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वुमेन हु स्टिल लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी इज द टेंडेंसी ऑफ दोज वुमेन टू विथड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन
when participating in international fora conducted in languages। तो यहाँ लेखिका हमें ये कह रही हैं कि जो फेमिनिस्ट शोविनिस्टिक नहीं है उनके लिए यह समझना कठिन हो जाता है। अब दूसरे संस्कृति में, जैसा कि लेखिका ने हमें बताया है यहाँ सूडान की औरतों के बारे में। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है, एक इम्पॉवरिश्ड कंट्री है, एक बहुत ही गरीब मुल्क है। तो वहाँ की औरतें भाग तो लेती हैं, जबकि जनरली जो इस ढंग के पश्चिम में जो भी समारोह होता है तो उसकी भाषा इंग्लिश होती है, लेकिन वहाँ की औरतें इंग्लिश में उतना फ्लुएंट नहीं, वो अपनी बातों को अपने तरीके से कह नहीं सकती हैं और उनकी बातों को जो दूसरे लोग हैं जो दूसरी भाषा बोलते हैं वो अपने हिसाब से कहते हैं। तो द वुमन who told, in fact, who informed the author that, and the women, they are particularly from the Sudan here in this context, so they told the author that now they have stopped participating in such conferences। और इस तरह के समारोहों में वो भाग लेना अब वो बंद कर दिए हैं। यद्यपि समारोह बहुत ही आनंददायक होता था उनके लिए, लेकिन उन्होंने भाग लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी जो हकीकत है, उनकी जो सच्चाई है, उसे ज्यों का त्यों नहीं बताया जाता है। सो हियर वी फाइंड नो द लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टीज, जो भाषाई कठिनाई होती हैं, लेखिका उसके बारे में भी जिक्र कर रही हैं। Thus we in the West would regard it as outrageous that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn। तो लेखिका कह रही हैं कि we in the West would regard it as outrageous, यह इसे outrageous समझती हैं, मतलब किसी के जो मॉडेस्टी को डिनाई करता हो, किसी की इज्जत को, किसी की नम्रता को जो कोई डिनाई करता है, तो यह भी नेगेटिव वर्ड है। outrageous that a woman could lose her own name, क्योंकि वह औरत अपने नाम को खो देती हैं, अपने पहचान को खो देती हैं, and become known as the mother of her firstborn once she has borne it, although of course most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage under her husband's name at marriage। तो यहाँ क्योंकि शादी के बाद औरतों के जो सरनेम होते हैं, बहुत सारी संस्कृतियों में हस्बैंड के सरनेम उससे जुड़ जाता है। तो यहाँ ये तो कहा ही जा सकता है कि जो औरत की आइडेंटिटी है उसमें कमी आती है। In many traditional societies, the relationship between mother and child is more important than the relationship between husband and wife। और लेखिका हमें इस बात की भी जानकारी दे रही हैं बच्चों कि बहुत सारे पारंपरिक समाजों में माँ के साथ बच्चों का जो संबंध है वह हस्बैंड के संबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ तक कि जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं उनका भी संबंध हस्बैंड के संबंध से, पति के संबंध से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सम इंडीड द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली इज एज इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन ईदर। तो यहाँ तक कि कुछ समाजों में तो बच्चों के साथ माँ का जो संबंध है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ लेखिका हमें दो चीज़ों के बारे में बता रही हैं। वन अबाउट द लूजिंग ऑफ आइडेंटिटी, एक पहचान में कमी के बारे में या पहचान खत्म होने के बारे में, और दूसरा जो ट्रेडिशनल समाज के बारे में लेखिका उजागर करती हैं जिस तथ्य को, वह यह कहना चाह रही हैं कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज where the bond in the family, where the family relationship is very strong, or a family relationship or family life is led on a very strong foundation, जहाँ बहुत ही मजबूत एक परिवार की आधारशिला रखी जाती है, पारिवारिक ज़िंदगी की आधारशिला रखी जाती है, खासकर पूरब के समाज में, यानी हमारे अपने समाज में। तो यहाँ पीपल नो और लाइफ इज़ वेरी मच कलेक्टिव, यहाँ ज़िंदगी सामूहिक होती है। लाइफ इज़ नॉट लोनली,
ज़िंदगी अकेला नहीं होता है अपने समाज में। इस बात को समझना निहायत ही ज़रूरी है बच्चों। तो क्योंकि यहाँ आपको एक जो वेस्टर्न सोसाइटी है, एक पश्चिम का समाज है, पश्चिम की संस्कृति है, वहाँ लोग किस तरह से जीते हैं आपको जानकारी मिलती है इन बातों की भी। वहाँ की पारिवारिक ज़िंदगी कैसी होती है, परिवार में लोग कैसे होते हैं, और ठीक उसकी तुलना लेखिका हमारे अपने समाज से भी करती है। तो अपने समाज के बारे में, यानी जो सब कॉन्टिनेंटल सोसाइटी है, हिंदुस्तान की संस्कृति में, पाकिस्तान की संस्कृति में या बांग्लादेश की संस्कृति में, तो इसे हम सब कॉन्टिनेंटल सोसाइटी भी कहते हैं। तो अपनी संस्कृति में पारिवारिक जीवन बहुत ही कलेक्टिव होता है, बहुत ही सामूहिक होता है, या यूँ कहें इंटरडिपेंडेंट होता है, परस्पर होता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। सो इन this kind of family, particularly in the Eastern societies, the bond is very strong, and the way it goes on, in fact, or as it has been coming since ages, that the relation between, or the relationship between a newly born child and a mother is far more significant, far more stronger than if the same woman is having a relationship with her husband. So in comparison to relationship with her husband, the relationship with her child is far more stronger. बच्चे के साथ का जो संबंध है वह पति के संबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, और कहीं कहीं यह भी देखा जाता है कि परिवार के और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी संबंध बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मधुर होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं. So here the important point to understand is that in Eastern society we live a collective life. In a Western society the life is not that kind. There is no that kind of bond, in fact, in the life of Western society. Western society में उस तरह का bond नहीं होता है जो यहाँ की समाज में होता है. So this is what we studied in this paragraph of the story. Let us see the next one. A number of social usages may stress the child's relationship with the rest of her kin group at the expense of that with his parents. His aunts and uncles may be permitted greater physical intimacy with him in public than his parents. तो यहाँ लेखिका फिर उसी बात को उजागर कर रही हैं कि बच्चे का जो संबंध है माँ के साथ तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसके फादर से कहीं ज़्यादा गहरा संबंध हो जाता है और परिवार के और दूसरे लोगों से. In many traditional societies in Africa and India, the biological family is deliberately weakened by enforced abstinence or actual separation of parents. और कुछ पारंपरिक समाजों में, जैसा कि अफ्रीका में होता है, तो जो बायोलॉजिकल फैमिली इज डिलिबरेटली वीकेंड, तो जो परिवार होते हैं, नहीं, जो माँ बच्चे का रिलेशन है जिसमें हस्बैंड होते हैं और लोग होते हैं, तो वो कमज़ोर कर दिया जाता है बाय एनफोर्स्ड एब्सटिनेंस. या तो कोई उसमें से माँ बाप में से कोई वहाँ से चला जाता है, और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, या जब दोनों में अलगाव हो जाता है, या जिसे आप तलाक कहते हैं, माता पिता में जब हो जाता है. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंडेड फैमिली, और ये इसलिए किया जाता है यह सेपरेशन ताकि जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो बृहद परिवार है, बृहद परिवार कहने का मतलब बच्चों की जिसमें ताऊ भी हैं, जिसमें चाचा भी हैं और लोग सब हैं परिवार के. In order to strengthen the extended family, the children are not born at the whim of the parents. और इन तमाम बातों का निचोड़ ये है कि यह इसलिए किया जाता है कि बच्चे का जन्म सिर्फ माँ बाप के चाहने से नहीं होता, but in response to a broader pressure from the whole group. सारे लोगों का प्रेशर होता है, सब लोग इस बात को तवज्जो देते हैं, सब लोग इस बात की अहमियत को समझते हैं. एंड दिस इज, और ये बातें हैं, ये आई हैं कैल्डवेल, जेसी, द इकोनॉमिक रैशनैलिटी ऑफ हाई फर्टिलिटी, एन इन्वेस्टिगेशन इलस्ट्रेटेड विथ नाइजीरियन सर्वे डेटा
पॉपुलेशन स्टडीज़। तो ये कार्ल डार्विन ने जो रिसर्च की, जो खोज की, जो अनुसंधान किए, उनकी तरफ से ये आया है। तो इस खोज में बच्चों हमने ये देखा कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ the way a child birth is celebrated, the way it is perceived, that is totally different from the Western society. In Western society, the life is very much collective. Therefore, the celebration is collective. Therefore, the responsibility is collectively taken of the newly born child. And the interesting thing is that here, that the father is not that much responsible as other members of the family. जितना परिवार के और दूसरे लोग इस बात के लिए जिम्मेवार हैं, उतना माता या पिता नहीं होता है. So this is what a significant aspect of collective life, a life full with love, emotions, and togetherness. Let us see the next part of the story. So the woman who satisfies the longings of her peers by producing the child they are all anxious to see, finds her achievement celebrated in ways that dramatize her success. तो वो औरत जो सिर्फ खुद की ख्वाहिश नहीं, अपने पूरे परिवार की ख्वाहिश, परिवार के सारे सदस्य की ये ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है कि जो शादी करके जो स्त्री आई हैं वो एक बच्चे को जन्म दें, वो मातृत्व को प्राप्त करें. तो इस तरह से एक न्यूलीवेड, एक नवविवाहिता जब माँ बनती हैं तो वह सिर्फ अपनी ख्वाहिश नहीं, समाज के, परिवार के सभी लोगों के ख्वाहिशों को पूरी करती हैं. Finds her achievement celebrated in ways that dramatize her success. और इस तरह से वो इसे अपनी एक उपलब्धि मानती हैं, इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखती हैं. उनकी ये सफलता है. Among the few first-person accounts of how this works in practice is this one from a young Sylheti woman. और इस बात को लेखिका एक उदाहरण से हमें बेहतर तरीके से समझाना चाहती हैं. एक सिलहेटी वुमेन, सिलहेट एक जगह है जो बांग्लादेश में है, तो वहाँ की कहानी है, इसलिए लेखिका उसे द स्टोरी ऑफ द सिलहेटी वुमन कहती है. सो इफ अ गर्ल इज लकी, अगर लड़की भाग्यशाली है, एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, और माता पिता जीवित हैं, शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट few months of her pregnancy and about the first 3 months of the baby's life. तो अगर लड़की भाग्यशाली है और उनके माता पिता जीवित हैं तो she goes to her mother's house. शादी के बाद जब वो गर्भाधान को प्राप्त करती हैं तो उसके बाद वो, या जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो अपने मायके जाती हैं, अपने माँ बाप के पास जाती हैं आखिरी के 3-4 महीने के दौरान ऑफ प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ. और जब तक वह बच्चे को जन्म नहीं देती हैं, बच्चे के जन्म के 3-4 महीने तक वो वहाँ रहती हैं. देयर शी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर. वहाँ उनका बेइंतहा ख्याल किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है. शी इज आस्क्ड What would you like to eat? उसे पूछा जाता है कि आप क्या खाएंगी. What do you fancy? आप क्या सोचती हैं. All the time she is looked after. हर वक्त उनकी देखभाल की जाती है. The whole matter of pregnancy is one of celebration. प्रसूति की पूरी बात यहाँ लेखिका उसे एक त्योहार के रूप में कह रही हैं, उसे एक उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं. When the baby is born, it is an occasion of joy for the whole family. और जब एक नए बच्चे का जन्म होता है, जब उसका आविर्भाव होता है, तो पूरे परिवार में उत्सव का माहौल होता है, पूरे परिवार में त्योहार का माहौल होता है, सब लोग आनंदित हो उठते हैं. So this is how, my dear students, again and again, the author
is emphasizing on the importance of Eastern way of life through one instance, through one story. That is how a childbirth is celebrated in Eastern societies. And similarly, she is also describing that how it goes without celebration, without much fanfare in the Eastern society, where life is shallow, where people have a lonely life. Or another way, if you say, जैसा कि हिंदी में कहा जाता है कि भीड़ में अकेला, so lonely in a crowd. So this kind of life there is in the Western society. But despite of material advancement there, people are not that much happy. But again, without having much material advancement in Eastern societies, life is collective and people enjoy it, people celebrate it. Let us see the next one. The naming ceremony is lovely. और नामकरण का भी समारोह होता है, उसका भी उत्सव होता है. It is held when the boy is 7 days old. और ये तब होता है जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है. A new dress is brought for it and a new sari for the mother. जच्चा बच्चा दोनों के लिए नए कपड़े आते हैं. There is feasting and singing until late at night. और देर रात तक बहुत धूमधाम से इसे मनाया जाता है. The women and girls gather and sing songs. सारे लोग, औरतें, लड़कियां इकट्ठी होती हैं, गीत गाते हैं. Garlands of turmeric and garlic are worn to ward off evil spirits. हल्दी और गार्लिक की मालाएं बनाई जाती हैं ताकि जो इविल स्पिरिट, जो बुरी आत्माएं जिसे आप कहते हैं या भूत प्रेत कहते हैं, उसे दूर रखा जाए. That is when the name is chosen. ये तब जब नाम चूज किया जाता है, जब नया नाम दिया जाता है. The ceremony is held for the birth of a boy or a girl. चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस तरह के समारोह का आयोजन किया जाता है या इसी तरह के उत्सव का आयोजन किया जाता है. Of course, it is considered better to have a boy. यद्यपि यह भी सच है कि लड़का हो, इस बात पर ज़्यादा जोर होता है. But the birth of a girl is celebrated with the same joy by the woman in the family. लेकिन औरतों के द्वारा परिवार में जब एक नई लड़की आती है तो उसके जन्म का भी उतने ही धूमधाम से उसको मनाया जाता है. We sit together, हम साथ साथ बैठते हैं. Eating pan and singing, पान भी खाते हैं, गीत भी गाते हैं. Some of us might be young unmarried girls, और कुछ उनमें से unmarried girls भी होती हैं, others aged ladies, और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी होती हैं, 40 और 50, 40 या 50. So, in fact, already I have mentioned you earlier also, a childbirth in Eastern society is celebrated with much fanfare, gusto. It's a big moment. It's in fact a great opportunity for the entire society to celebrate it. This is what happens in our society, and this is what doesn't happen in the Western society. यही बात लेखिका हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हैं. देखते हैं आगे क्या है. There are so many jokes. बच्चों, लेखिका कहती हैं सिर्फ खाना बजाना ही नहीं होता है, जोक्स भी बहुत सारे होते हैं. So much laughter. हंसी ठहाके भी खूब होते हैं. People look so funny eating pan and singing. लोग बड़े ही हास्यास्पद दिखते हैं. खा रहे हैं, खूब खाना पीना खाने के बाद वो पान भी चबाते हैं तो लोग अजीब से दिखते हैं. The men don't take much part. यद्यपि पुरुष वर्ग इसमें ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं. They may come and have a look at the baby. वो आते हैं, बच्चों पर एक दृष्टि डाल फिर वापस चले जाते हैं. But the singing, the gathering together at night, लेकिन नाच गाने पूरी रात. It is all women. सब के सब महिलाएं ही होती हैं.
The songs are simple songs. गीत बड़े ही सरल होते हैं. Which are rarely written down. जिसे शायद ही कभी लिखा जाता हो. They are about the lives of women in Bengal. और यह बंगाल में औरतों की जिंदगी के ऊपर आधारित होती हैं. And this has come to us. और हमारे पास जो ये आया है, Wilson Amrit Finding a Voice, Asian Women in Britain, London, 1978. विल्सन के द्वारा किए गए रिसर्च में ये सारी बातें आई हैं. वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के बारे में, वहाँ के सेलिब्रेशंस के बारे में, वहाँ के उत्सव के बारे में, वहाँ बच्चों के नामकरण के बारे में. Let us see the next one. Among the rewards of pregnancy in this case, as in many others, is that the woman gets to go home to visit her mother and sisters. Among the rewards of pregnancy in this case, अब यहाँ ये से देखें कि जो रिवॉर्ड मिलता है बदले में, जब औरत प्रेग्नेंट होती हैं उसके बदले में, एज इन मैनी अदर्स, बहुतों में भी ऐसा होता है, इज दैट द वुमन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर्स. औरतों को अपने घर जाने की इजाज़त दी जाती है, या भेजा जाता है, या पहुंचाया जाता है, ताकि वो वहाँ जाकर अपनी माँ, अपनी बहनों से मुलाकात कर सकें. The nostalgic, see the word children here, nostalgic. If you recall the previous lessons, I have used it so many times. पिछली पाठ को अगर आप याद करोगे तो मैंने इस वर्ड को बहुत बार इस्तेमाल किया है. So here nostalgic the term has again come. इसका मतलब होता है the memories of the past. तो जो पीछे की या अतीत की यादों में जब हम जाते हैं, अतीत की यादों में जब हम गोता लगाते हैं, तो the kind of happiness, the kind of emotional outburst, it comes to us. जिस तरह की भावनाओं का अतिरेक होता है, हम बहुत खुश होते हैं, हो सकता है हम बहुत दुखी भी होते हैं. That is called the memories of the past. You can call it nostalgia. This is what children, in the very beginning, I said that it is you are going to enjoy this lesson, as this lesson establishes somehow a kind of pride. The pride which is not observed, which is not felt anywhere in the world except in our societies. So the author is trying her best to establish, to celebrate the pride of our own culture. तो जिस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, लेखिका हमें एक ढंग से यूँ कहें सीख दे रही हैं कि आप अपनी संस्कृति पर गर्व करें. The way she has mentioned the Western culture, despite of its material advancement, they are not celebrating life as we celebrate here. So life doesn't mean only material prosperity. Life is a combination of both the elements, material elements, spiritual elements, which we call emotional elements. So all the things, there should be a balance in life. In our society, in fact, of course, there is not that kind of material advancement in comparison to Western society, but despite of that lacuna, despite of that scarcity, people celebrate life here. People enjoy life here. तो ये हमारी संस्कृति की महानता है, ये हमारी संस्कृति का ग्रेटनेस है. तो लेखिका दोनों को कंपैरिजन करती हैं, एंड थ्रू द प्रोसीजर्स ऑफ हाउ अ चाइल्ड बर्थ इज सेलिब्रेटेड, जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है, सिर्फ बच्चे के जन्म की घटना के द्वारा लेखिका हमें समझाने की कोशिश करती हैं कि पश्चिम का समाज कैसा है, पूर्व का समाज कैसा है. सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, डियर चिल्ड्रन, होपफुली वी शैल मीट अगेन and complete that. Till then, goodbye. Namaskar.